जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। हमने इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था, इंट्रोडक्शन दिया था बायोलॉजी का। और मैंने आप लोगों से बोला था कि इसके बाद हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेल। और सेल में हम लोग देखो कैसे क्या करते हैं और कैसे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बात आती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, ठीक है। अगर बात करते हैं इस साइटो की, जो ये हमारा एक साइटो वर्ड है, इस साइटो का मतलब ही होता है सेल, ठीक है। और ये जो लॉजी है, इस लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी, मतलब कि जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, सेल का अध्ययन करते हैं। स्टडी का मतलब होता है सेल। और अब लोग ये भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई लोग जैसे एमएससी वगैरह कर लेते हैं साइटोलॉजी से, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो ये एक स्पेशल कोर्स होता है या स्पेशल एक टॉपिक होता है। ये लोग बहुत ही विद्वान होते हैं। अगर मान लो अगर किसी आपसे कोई बोलता है कि हम साइटोलॉजी से एमएससी कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो साइटोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञाता है। और बात करते हैं इसी तरीके से कि साइटोलॉजी में हमको पढ़ना क्या क्या है। साइटोलॉजी में लगभग से लगभग हमको 15-20 क्लासें लगेंगी पढ़ाने में। और इसमें सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना होता है कि साइंटिस्ट और सन का, इसमें डेट बहुत मायने रखती है। और इसमें लगभग लगभग इस टॉपिक में हम 30 साइंटिस्टों के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस साइटोलॉजी की जो खोज है या साइटोलॉजी के बारे में समय समय पर अपने साइंटिस्ट आते गए और अपने अपने तर्क रखते गए, साइटोलॉजी के बारे में बताते गए या सेल के बारे में हमें पूरा एक्सप्लेन करते गए। तो इसमें हमको बस मेन मुद्दा ये है इस टॉपिक में कि हमको सबसे ज़्यादा इसमें साइंटिस्ट और डेट का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात आती है, हमने बात करी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में साइटो का अर्थ होता है सेल और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी करना। इसके बाद बात ये आती है कि ये टर्म, मतलब ये साइटोलॉजी जो टर्म है या ये जो शब्द है, किसने दिया था। सबसे पहले बात यही आती है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें साइंटिस्ट का ही ध्यान रखना है, साइंटिस्टों के बारे में ही पढ़ना है। हर्टविंग। तो अगर बात आती है कि साइटोलॉजी टर्म या साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो किसने दिया था, हर्टविंग ने। फिर अगला टॉपिक आता है, अगला पॉइंट इसी से आएगा कि जो साइटोलॉजी के जनक है या फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलोगे। फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोलोगे, तो फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलोगे रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो गया कि अगर साइटोलॉजी टर्म की बात करता है तो किसने दिया था, हर्टविंग ने। और साइटोलॉजी के जनक या साइटोलॉजी के पिता कौन है, तो वो रॉबर्ट हुक है। इसके बाद में बात आती है, अगला पॉइंट इसका निकल करके आता है कि फादर ऑफ इंडियन साइंटिस्ट या इंडियन साइटोलॉजी साइंटिस्ट। अब ये तो बात हो गई कि टर्म किसने दिया, हर्टविंग ने। फिर फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, रॉबर्ट हुक। तो अब हमारा इंडिया भी तो पीछे नहीं रह सकता है। तो हमारे इंडिया के भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कोशिकाओं के बारे में बताया था। तो उनका नाम है AK शर्मा। क्या नाम है, AK शर्मा। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मोहल्ले में ताने भी मिले जाते हैं, देख लो शर्मा जी के लौंडे को, बढ़िया तरक्की कर रहा है। होता है कि नहीं होता है, ऐसे दिए जाते कि नहीं दिए जाते ताने। इसके बाद में बात आती है कि आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है। इसके बाद बात करते हैं आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। तो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो इसको लिख सकते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो बता सकते हो आप लोग कौन होता है, स्वानसन। कौन है, स्वानसन। और इन्होंने सेल को सेल ना बोल करके सेला बोला था। क्या बोला था, सेला बोला था। और ये सेला इनकी क्या थी, एक बुक थी। तो अब बात ये आती कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, तो वो कौन है, स्वानसन है। और अगर बात करता है साइटोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो हर्टविंग ने। और साइटोलॉजी के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी AK शर्मा, शर्मा जी का लौंडा। इसके बाद में आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो स्वानसन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इतना नोट करो फिर बताएं।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें डेट का बहुत ध्यान रखना होता है। तो अब बात आती है सन 1665 के आसपास चलते हैं हम लोग, सन 1665। अब ये सन 1665 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी थी? कोशिका की खोज करी थी। और उन्होंने ये बताया कि जितने लिविंग होते हैं, जो लिविंग होते हैं मतलब जो सजीव होते हैं, वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। ये किसने बात बताई थी? रॉबर्ट हुक ने। क्योंकि यही एक कंडीशन है कि सेल से जो बनते हैं वो सजीव हैं। अगर यही बात कर देता कि एटम चला जाता है हमारा केमिस्ट्री में, तो वहां पर जो पदार्थ है या कोई हमारा एलिमेंट है वो किससे बनता है? एटम से। तो एटम से बनी हुई चीजें कैसी हैं? नॉन लिविंग होती है। और जो सेल से बनी हुई सेल से जो बना होता है उसको क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो खोज तो करी थी कोशिका की, तो उन्होंने कैसी कोशिकाओं की खोज करी थी? उन्होंने डेड सेल की खोज करी थी। डेड सेल मतलब कि मृत कोशिका। किसकी खोज करी? मृत कोशिका। मतलब कि रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की तो खोज करी, लेकिन कैसी कोशिकाओं की खोज करी थी? मरी हुई कोशिकाओं की खोज करी थी। और इनको नाम दिया था कॉर्क टिश्यू। क्या नाम दिया था? कॉर्क टिश्यू। इसको बोलते हैं कॉर्क ऊतक। तो ये भी क्वेश्चन बन गया था कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल की खोज करी थी तो कौन सी कोशिकाओं की खोज करी थी? तो उन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज करी थी। इसके बाद में बात आती है, आगे बढ़ते हैं इनके बारे में। तो इनकी बुक कौन थी? रॉबर्ट हुक की एक बुक भी थी और इस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि उस समय 1665 में तो माइक्रोस्कोप की तो खोज हुई नहीं थी, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप पे कैसे सेल को देख लिया? तो इन्होंने इनका एक ये ऐसे साइंटिस्ट थे जो कांच आंच ग्लास ग्लास जोड़ करके खुद अपने आप ही माइक्रोस्कोप इन्होंने तैयार कर लिया था। मतलब इन्होंने अपने हाथ से खुद ही माइक्रोस्कोप तैयार किया था और उसके माध्यम से सेल की खोज करी थी। और उन्होंने कैसी सेल की खोज करी थी? मृत कोशिकाओं के सेल की खोज करी थी। अब बात करते हैं, आप लोगों के दिमाग में आता है कॉर्क क्या होता है? कॉर्क क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने जमाने में जैसे अचार वगैरह है या कुछ रखना हो तो कोई चीज ढकनी होती थी, या तो उसको इसमें होता था कि इसके अंदर बैक्टीरिया ना जा पाए, तो उसके लिए हम लोग कॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी का होता था, ठीक है। उसमें उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा था और उन्होंने देखा कि इसमें क्या होता था, रूम टाइप के पाए जाते थे। चलो इसके बारे में आगे बताते हैं, इतना नोट कर लो। अच्छा, अब 1665 की तो बात हो गई। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं 1674 के आसपास, फिर आगे बढ़े 1674। तो देखो समय समय पर जो भी साइंटिस्ट आ रहा है वो सेल के बारे में जानकारी दे रहा है, कुछ ना कुछ अपनी जानकारी वो प्राप्त दे रहा है। तो अब बात करते हैं 1674 में। तो 1674 में एक हमारे साइंटिस्ट आते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक, तो इनको ऐसे हिंदी में ल्यूवेनहॉक। तो 1674 में कौन आता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने लिविंग सेल के बारे में बताया। इन्होंने कौन सी सेल के बारे में बताया? लिविंग सेल, मतलब कि सजीव कोशिकाओं के बारे में बताया। सजीव कोशिकाओं की खोज। अच्छा, एक चीज और है, अब इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी एक बुक थी, उस बुक का नाम था अ सीक्रेट ऑफ नेचर। अ सीक्रेट ऑफ नेचर। अगर थोड़ी देर के लिए हम अगर जबरदस्ती इसकी हिंदी बनाएं तो ये बना सकते हैं प्रकृति के रहस्य। हालांकि उनकी पुस्तक का नाम प्रकृति के रहस्य नहीं थे, उनकी पुस्तक का नाम था अ सीक्रेट ऑफ नेचर। ये इंग्लिश में थी,
लेकिन इसको अगर हम अपनी जबरदस्ती अगर अपनी वो यूज करें तो हम इसको बोल सकते हैं प्रकृति का रहस्य। तो आपका क्वेश्चन ये बन के आता है कि सजीव कोशिकाओं की खोज किसने करी थी? भाई कोशिका की खोज किसने करी? ल्यूवेनहॉक ने। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सजीव कोशिका की खोज किसने करी, तो आप लोग किसका नाम दोगे? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का। ठीक है, इसके बाद में अब ये क्या होता है, ये कैसे क्या हुआ, तो बात करते हैं। इन्होंने कुछ सेल्स ऐसे ऐसे करके देखी, मान लो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर देख रहे थे ये। तो जब ये स्ट्रक्चर देख रहे, तो ये किसका स्ट्रक्चर उन्होंने देखा था? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था। किसका स्ट्रक्चर देखा? बैक्टीरिया का इन्होंने। और बैक्टीरिया में, और ये क्या थे, ये आपस में गति कर रहे थे। जब ये गति कर रहे थे तो इन्होंने बोल दिया, इनको क्या बोल दिया? लिविंग। तो क्वेश्चन ये बन के आता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी थी? तो किसने करी थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और इसमें डेट और साइंटिस्ट का बहुत मायने रखता है, तो आपको इसमें डेट कम से कम, मैंने बोला था आप लोगों को 30 साइंटिस्टों के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी, मतलब 30 साइंटिस्ट कम से कम याद कर रहे हैं और उनकी डेट, मतलब 30 केवल इस टॉपिक से और 5-6 पूरी बायोलॉजी से, ये मान के चलिए। मतलब हमें 30 साइंटिस्ट कम से कम इसमें पढ़ने हैं और 5-6 पूरी बायोलॉजी में पढ़ लेने हैं, इतना अंतर है। ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे करें। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो, इनके बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाए, अगर पूछ ले कि आरबीसी के जनक कौन है, तब भी आप किसका नाम दोगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। अगर कोई पूछ दे बैक्टीरिया की खोज किसने करी, तब भी आप किसका नाम दोगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक का। इसके बाद में स्पर्म सेल, शुक्राणुओं के बारे में भी किसने बताया? और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ और लिविंग सेल, ये नोट बना के कहीं पर किनारे लिख लो। ये भी जो पॉइंट है, इनसे भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आंसर आप किसको दोगे? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को। ठीक है, आप इतना नोट करो, फिर हटाएं इसको। ठीक है, नोट हो गया, हटा रहे अब। तो यहां से हम लोग क्या क्या सीखे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। और किसमें करी? बैक्टीरिया में। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया बैक्टीरिया के बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे किया था, उन्होंने बस इसके बाद अब हम किसको पढ़ लिए? 1674 को। अब चलते हैं 1824, सन 1824 के आसपास। तो एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे, ड्यूटरोचेट। कौन थे? ड्यूटरोचेट, ड्यूटरोचेट। अगर इनकी इंग्लिश में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ड्यूटरोचेट। ठीक है, इनका नाम था ड्यूटरोचेट। और ड्यूटरोचेट ने सेल के बारे में क्या बताया था, आप जान लो। ड्यूटरोचेट ने सेल के बारे में बताया था कि जो हमारी सेल होती है, मतलब जो जीवों की सेल होती है, वो ग्रुप में होती है। उन्होंने ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये बता दिया। अब देखो सेल हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, कनेक्ट हैं। तो अब जब एक बहुत सारी सेल्स आपस में जुड़ेंगे तो इनको क्या बोल दोगे आप लोग? ग्रुप। क्या बोल दोगे? ग्रुप। अब जब ये सेल का ग्रुप हो गया तो इसको क्या बोल दिया जाएगा? इस पूरे ग्रुप के समूह को टिश्यू बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा? टिश्यू। और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ये समझ में आई? ड्यूटरोचेट ने क्या बताया कि जो सेल होती है, जो सेल है, कोशिका है, जो कोशिका है वो किस फॉर्म में होगी या किस रूप में होती है? ग्रुप में होती है। और जो ग्रुप में होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। ठीक है, इतना लिख लो। फिर ये भी साइंटिस्ट, तो इसमें साइंटिस्ट ज्यादा याद करना है।
अब बात करते हैं सन 1838 से 1839। अब ये मान के चलिए ये वाला समय एंडिंग का था और ये वाला जो समय था वो स्टार्टिंग का था, तो इसमें दोनों डेट दे दिए। तो आपके एक क्वेश्चन में ये भी डेट पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। तो 1838 और 1839 मतलब ये एंडिंग डेट थी और ये स्टार्टिंग डेट थी। ठीक है, चलो ये हटाएं पहले। अब 1838 में क्या होता है? 1838 में कोशिका सिद्धांत दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कोशिका सिद्धांत। तो 1838 में क्या दिया गया? 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया गया। तो अब इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी। अब बात ये आती कि कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन तथा स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत दिया किसने था? तो स्लाइडेन और स्वान ने। तो इसके बाद में अब बात ये आती है कि सेल थ्योरी धीरे धीरे, अब देखो हम कहाँ से थे 1665 के आसपास से, अब कहाँ गए 1839 के आसपास। तो हमने उतने पीरियड में बहुत सारे साइंटिस्टों को देखा और सबने अपने अपने तर्क रखे, अपने अपने बारे में कोशिका के बारे में जानकारी दी। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा चेंजमेंट आ जाएगा, क्योंकि स्लाइडेन और स्वान ने पूरी की पूरी क्या दे दी? सेल थ्योरी ही दे दी थी। और ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट बोलता क्या है? मतलब सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट है तो वो बोलता क्या है? तो पहला पॉइंट ये बोलता है कि सभी सजीव ये तो वो वाला है ना, चलो चेंज कर दें। सभी सजीव कोशिका एवं कोशिका उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। तो पहला पॉइंट इस कोशिका सिद्धांत में पूरी सेल थ्योरी बताई गई थी। उसका पहला पॉइंट यही था कि सभी सजीव जो है वो कोशिका एवं कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। तो ऑल द लिविंग आर मेड अप सेल इज प्रोडक्ट, सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ये सही है। अब पॉइंट ये आता है ये प्रोडक्ट क्या होता है? सेल के बारे में तो आप जान गए पूरी तरीके से भाई, ये यहां तक तो कोई नई बात नहीं थी भाई। अभी तक आप 1665 से पढ़ते चले आ रहे हो। सेल यहां तक कि तो भाई सभी सजीव कोशिका से बने हैं, ये तो सभी बताते चले आए हैं। लेकिन अब ये नया क्या जुड़ गया? ये जब सेल थ्योरी दी गई तो ये प्रोडक्ट जो जुड़ा, ये प्रोडक्ट शब्द या ये उत्पाद जो शब्द है, ये क्यों जुड़ा और क्या कारण है इसका जुड़ने का? तो बात ये आती है, इसको नोट करो फिर नीचे छोटा हो जाएगा, इसको लिखो अच्छा फिर लिखा है। ठीक है, लिख लिया, इसको हटा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या देखा? 1838 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया गया। और कोशिका सिद्धांत देने वाले कौन है? स्लाइडेन तथा स्वान। इसके बाद उन्होंने कोशिका थ्योरी का या सेल थ्योरी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या पहला पॉइंट क्या है? सभी सजीव कोशिका एवं उस कोशिका के उत्पादों से बने होते हैं। तो ऑल द लिविंग आर मेड अप सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। अब बात करते हैं कि देखो ये कैसे क्या प्रोडक्ट हुए इसके।
ठीक है, अब जैसे बात करते हैं पहले सेल की। सेल तो कोशिका, ठीक है। अब कोशिका, अब मान लो कोशिका कौन होती है, ये कोशिका है हमारे पास। और जब कोशिका एकल फॉर्म में होती है, जब एक कोशिका होती है, तो उसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट बोला जाता है। युग्मनज, युग्मक अलग होता है, युग्मनज अलग होता है, ठीक है। इसके बाद में ये सेल मान लो टूटी यहां से, तो ये सेल कितने फॉर्म में आ गई? दो भागों में टूट गई, ऐसे टूटी, ये ऐसे टूटी। फिर अब ये टूटेगी तो ये ऐसे टूट जाएगी। तो एक सेल, अब इसको कौन सी सेल बोलोगे? ये तो युग्मनज हो गया, तो इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट सेल। क्या बोल देंगे? फर्स्ट सेल। अब उससे धीरे धीरे सेल क्या होती चली जाएंगी? डिवाइड होती चली जाएंगी। तो अब बात करते हैं जैसे सेल, तो सेल अब यहाँ पे ग्रुप बनने लगे सेल के, तो इस ग्रुप के सेल को क्या बोल देंगे हम लोग? टिश्यू। क्या बोल देंगे? अब मान लो ऐसे ही बना लें हम इसको, इसी के उसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी ग्रुप होंगे, इन ग्रुप को हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू बोल देते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक है। अब ये टिश्यू आगे चलकर क्या बनाएंगे? ये ऑर्गन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मतलब अंग बनाएंगे, ठीक है। ये ऑर्गन आगे चल के क्या करेंगे? ऑर्गन सिस्टम बना लेंगे, मतलब अंग तंत्र। भाई इसका अर्थ तो ये, तो पहले हमारे से कोशिका बनी, कोशिका से जब कोशिका आपस में जुड़ने लगती हैं तो उनके टिश्यू बनने लगते हैं, उनका आकार बनने लगता है। फिर वो आकार धीरे धीरे किसका रूप ले लेगा? अंग का। तो जीवों में सबसे पहले सेल बनी, फिर जब उस सेल आपस में जुड़ती चली गई तो क्या बन गया? टिश्यू बन गया। जैसे आप लोग देखते हो बचपन में छोटे होते हो, तब आप देखते हो, फिर धीरे धीरे चेंजमेंट देखते हो। इसीलिए बोला आप ये पूछोगे सेल मरती नहीं है क्या कभी? तो हमारे शरीर में लाखों सेल रोज बनती हैं और लाखों सेल रोज मरती हैं। इसका एग्जांपल आप ये दे सकते हो, आप जब छोटे थे तो अब के शरीर में बहुत चीजें नहीं थी और धीरे धीरे आपके चेंजमेंट हुआ, धीरे धीरे आप बदलते चले गए, आपकी आवाज भारी हो जाना, ये भी एक सेल का ही डिवीजन होता है। या धीरे धीरे आप अपने शरीर में चेंजमेंट देखोगे, आपकी हाइट लंबी हो जाना, धीरे धीरे आपकी शोल्डर्स है, मतलब बॉडी के अनेक पार्ट जो है वो चेंजमेंट लाते हैं धीरे धीरे। तो वो कहाँ से होता है? अगर सेल रोज बन नहीं रही है, रोज मतलब कि खत्म नहीं हो रही, तो इसका मतलब हम ग्रोथ नहीं कर सकते। तो रोज हमारी बॉडी में सेल बनती भी हैं और मरती भी हैं, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम के बाद आती है लिविंग बॉडी। कौन बनेगा? लिविंग बॉडी मतलब कि पूरा का पूरा सजीव का जो है वो क्या बन जाता है? शरीर बन जाता है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? मतलब सेल था, सेल के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन बाद में ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? लिविंग बॉडी आ जाएगी। अब ये लिविंग बॉडी किसमें किसमें होती है, या हम किस किस को बोल सकते हैं? जैसे बात आती ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी। अभी मैंने बोला कि बैक्टीरिया भी कैसे होते हैं? बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया भी सजीव होते हैं, इनमें भी सेल पाई जाती है। इसके बाद में बताओ एल्गी, एल्गी का नाम सुना होगा, ठीक है। फिर फंगी, चीजें समझ रहे हो? और प्लांट्स भी लिख सकते हो इसमें। अब ये बोलो कि प्लांट्स में सेल, हाँ तो प्लांट में सेल होती हैं, बस आके उसमें जब जिसे बात करते हो कोशिका कि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, मनुष्य में सेल वॉल नहीं पाई जाती, वो अगला टॉपिक है, उसको बाद में पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हमको ये समझना है कि ये भी कैसे सारे के सारे लिविंग होते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा फिर सर वो वायरस क्या हो गया? वायरस क्या चीज होती है? तो अब थोड़ा इसके बारे में, वायरस के बारे में पढ़े, इतना लिखो फिर हम आगे करवाएं। अच्छा हाँ, क्वेश्चन ये बन के आएगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत थका हुआ क्वेश्चन होता है ये, अभी जीडी में आया हुआ था। ऐसे थके हुए क्वेश्चन जीडी में ही आते हैं। तो इसका ये आया था कि कोशिका सिद्धांत किस पर
लागू नहीं होता है, किस पर लागू नहीं होता है। एक ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब अपवाद के रूप में मान लो इसको। एक्सेप्शन किसको बोलते हैं, इंग्लिश में ही तो बोलते हैं अपवाद को, एक्सेप्शन। तो ये अपवाद के रूप में कौन आ जाएगा, वायरस। फिर आप लोगों के मन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि सर आपने कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, वायरस पे, और वायरस निर्जीव होते हैं अगर बोल दो। लेकिन ऐसा नहीं है, वायरस जो होता है, अब इसके पहले हटा दें फिर बताएं इसके बारे में। ये वाला लिख गया, इतना हटा दे रहे हैं। तो बात यही है ना कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, तो वायरस है। तो वायरस में सेल नहीं पाई जाती है। क्या हुआ, वायरस में क्या नहीं पाया जाएगा, सेल नहीं पाया जाए, मतलब वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर बात करते हैं सेल किस में नहीं पाई जाती, वायरस में नहीं पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं वायरस के बारे में, थोड़ा और समझा दें। अब बात करते हैं वायरस की। अगर वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ बेंजीन टाइप का लगता है, बेंजीन मत बोल देना, लेकिन ये बेंजीन टाइप का होता है। तो इसका जो बाहरी जो आवरण होता है, जो ये वाली लेयर होती है, वो कैप्सिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैप्सिड की बनी होती है। मतलब ये जो कैप्सिड है ये प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन। अब इसके बाद में बात ये आती है कि जेनेटिक मटेरियल इसमें क्या होता है, कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, तो जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक, आनुवांशिक मटेरियल क्या है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है। तो आप लोग नाम दोगे डीएनए और आरएनए। अब यहाँ पर ये कोई नहीं कहेगा कि सर जी डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है, वो जब टॉपिक आएगा तब बताया जाएगा। तो क्वेश्चन ये आया कि वायरस में, एक तो वायरस की जो लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ऑप्शन में पूछ भी सकता है वायरस किसके बने होते हैं, तो अगर ऑप्शन में डीएनए आरएनए नहीं है, ये जेनेटिक मटेरियल है, ये मतलब एक से दूसरे में फैलता है इसका। लेकिन आप लोग पूछेगा वायरस किसका, तो वायरस किसका है, प्रोटीन का है, ना कि सेल का है। तो ये बात समझ में आ गई कि वायरस जो है वो सेल का ना होकर के किसका बना होता है, प्रोटीन का। अब वैसे तो ये नॉन लिविंग है, कैसा है, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब जानते हो, निर्जीव। ठीक है, अब बात करते हैं तो वायरस इतना खतरनाक काहे हो जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना वायरस आया था, हेपेटाइटिस, ये वायरस इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं, मतलब इतने ही खतरनाक हो जाता है कि देश का देश तबाह हो जाए उससे। जबकि वायरस तो ऐसा नहीं है, देखने में तो वो लग रहा है, अगर पढ़ने में आते हैं तो बोलते हैं इसको तो नॉन लिविंग है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो सेल नहीं होती है। तो लेकिन इतना आतंक क्यों मचा देता है। अभी कोरोना वायरस आया था, देखा आप लोगों ने, लॉकडाउन भी लग गया था, कितने लोग मर गए वायरस से। तो वायरस इतना घातक क्यों हो जाता है, वायरस इस, अब एक चीज और है, ये निर्जीव। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, इधर बात करते हैं हम लिविंग की तरह। ये लिविंग की तरह कार्य कब करेगा, तरह व्यवहार करता है, मतलब वायरस। तो ये लिविंग की तरह व्यवहार कब करता है, जब इसको कोई होस्ट सेल मिल जाती है। कैसी सेल मिल जाती है, होस्ट सेल, मतलब कि कैसी सेल मिल जाती है, पोषिता। होस्ट सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषिता। मतलब कोई इसको बॉडी मिल जाए, इसको कोई बॉडी, जैसे हम हैं, अगर हमको वायरस मिल जाए, अगर हम हमारे अंदर वायरस आ जाए, तो हम उस वायरस के लिए क्या होंगे, होस्ट सेल होंगे। अब बात को समझ पाए, या मतलब सांप है, बिच्छू है, कोई भी जानवर है, उसमें अगर वायरस पहुंचता है, तो वो जो व्यक्ति है, जो वो बस वो है, एनिमल है या कुछ भी है, जो भी वो सजीव है, तो वो उसका होस्ट सेल का काम करेगा। ये बात क्लियर हुई। मतलब कि वैसे तो वायरस को देख लो, निर्जीव पड़ा हुआ है, मान लो कहीं पर है, यहाँ पर है, या क्लास में है, या कहीं पर भी वायरस पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसको होस्ट सेल मिलती है, जैसे ही वो सजीवों के संपर्क में आ जाता है, तो वो अपनी एक्टिविटी कैसे बना लेता है,
सजीवों के तरीके बना लेता है। तो अब ये बात आती है कि ये सजीव और निर्जीव और लिविंग, सजीव को जो जोड़ने की क्रिया है इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, ये भी बहुत पूछा गया है कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक, या बोलते हैं उसको योजक कड़ी। क्या बोलते हैं? योजक कड़ी। और ये भी पॉइंट बन के आता है कि जो वायरस होता है वो कैसा होता है। ये अगला पॉइंट यहां पे लिख दो, वायरस अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय होता है। यहां तक चीजें समझ में आई? अगर यहां तक समझ में आ गया तो नोट करो। तो यहां पर क्या है, जो वायरस था, कैप्सिड, प्रोटीन, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है। तो या तो अब ये भी नहीं, या तो डीएनए या आरएनए। डीएनए आरएनए टिक नहीं करोगे, डीएनए भी हो सकता है, मतलब वायरस डीएनए की भी हो सकते हैं और आरएनए की भी हो सकते हैं, और ये वैसे नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग की तरह व्यवहार कब करेंगे? जब ये किसी होस्ट सेल को पा जाएंगे। जैसे ही होस्ट सेल इनको मिलेगी ये तुरंत कैसा व्यवहार करेंगे? लिविंग की तरीके व्यवहार करने लगेंगे, ठीक है। और नॉन लिविंग और लिविंग को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक। अब इसको नोट करो। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग चलते हैं सन 1855 के आसपास। तो समझ रहे हो कहां से शुरू हुए थे कहां पर आ गए? 1855। 1855 में एक साइंटिस्ट आते हैं, रुडोल्फ विर्चो। कौन आता है? रुडोल्फ विर्चो। अब ये रुडोल्फ विर्चो ने क्या कहा? रुडोल्फ विर्चो, इंग्लिश में लिख दें, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक अपना तर्क दिया, या अपनी एक बुक भी बोल सकते हो उन्होंने, ओमनिस, क्या नाम था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये उनकी भाषा है, ये अपनी भाषा नहीं है, या हम लोगों की भाषा नहीं है। ये रुडोल्फ विर्चो साइंटिस्ट है। ये बहुत बार पूछा गया कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये किसकी शब्द हैं? तो आप किसको बोलोगे? रुडोल्फ विर्चो के, ठीक है। तो इन्होंने कहना क्या चाहा? अब ये उनकी भाषा थी तो ये वही जाने। इस ओमनिस का अर्थ क्या होता है, सेलुला का अर्थ क्या होता है, ई का अर्थ क्या होता है और सेलुला का अर्थ क्या होता है? तो हमने बोला था सेलुला का अर्थ तो यही होगा, सेल, ये तो हुआ। और इस भी सेलुला का अर्थ क्या हुआ? सेल। अब ये ई का अर्थ यहाँ पे टू से है, किससे है? टू से। और हिंदी में टू को क्या पढ़ते हैं हम लोग? एक कंजक्शन होता है टू। अब बात करते हैं तो ये फिर है क्या? तो इस ओमनिस का अर्थ क्या होता है? प्री एग्जिटिंग। क्या अर्थ होता है? प्री एग्जिटिंग। अब इसका भी अर्थ क्या होता है? पूर्वरत। क्या अर्थ होता है? पूर्वरत, पूर्वरत या पहले। बात को समझे? नहीं समझ पाए? मतलब कि सेल से ही सेल बनती है। मतलब कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये हुआ कि जो भी सेल, ये वाली सेल है, ये इससे मिलकर ही बनी है। मतलब सेल से ही सेल बनती है, और ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो उसका अर्थ यही हुआ ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये बहुत बार पूछा गया कि ये शब्द किसके हैं? तो शब्द किसके हैं? रुडोल्फ विर्चो के। और इस
अर्थ, इस शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ यही है कि जो सेल बनी होती है वो उस पहले वाली सेल से ही नई वाली सेल बनी होती है। अब मतलब समझ पाए, पहली वाली सेल से ही कौन सी सेल बनी होती है? जो नई सेल बन रही होती है। जो नई सेल है वो पहले वाली सेल के तरीके ही बन रही होती है। चलो इतना लिखो, फिर और आगे करवाएं। इसका मतलब तो यही हुआ। अब इधर इधर लिखा है, इधर अच्छा अभी जगह खाली है। मान लो ये एक सेल है, अब इस सेल का डिवीजन हुआ, तो इस सेल को कौन सी सेल बोलते हैं हम लोग? पेरेंट सेल बोलते हैं। कौन सी सेल बोलते हैं? पेरेंट सेल। मतलब कि पितृ या मातृ कोशिका, यही तो मतलब हुआ इसका। ये कोशिका थी, अब इसी कोशिका से जब इसका डिवीजन हुआ, अब ये कोशिका बनी। चीजें समझे? तो अब इसी कोशिका से तो ये वाली कोशिका बनी, और यही शब्द ये चीज बोल रहा है। आप समझ पाए? तो अब ये इसको क्या बोलोगे? डॉटर सेल। क्या बोलोगे? डॉटर सेल। मतलब कि पुत्री कोशिका या पुत्र कोशिका, कुछ भी बोल सकते हो। तो जिसे बोला जाता है, अब हम लोग किसके प्रोडक्ट हैं? तो हम लोग अपने मम्मी पापा के प्रोडक्ट हैं। ये तो हुआ ना भाई, हम लोगों का निर्माण किससे हुआ? मम्मी पापा से हुआ है। तो उसी तरीके से पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल से कौन बनेगा? डॉटर सेल। तो अब हम कोशिका से ही तो कोशिका बनी भाई। ये कोशिका थी, इस कोशिका से ये कोशिकाएं बनी। तो इसी ओमनी सेलुला, इस सेलुला का अर्थ यही है कि जो भी सेल का, नई सेल का निर्माण हो रहा है, वो अपनी पूर्वत वाली सेल से ही बन रही है। इतनी बात समझ में आई? तो अब इसको क्या बोल देते हैं भाई? एक कोशिका से एक कोशिका बनी, तो इसका नाम हम दे देते हैं सेल डिवीजन। क्या नाम दे देंगे? सेल डिवीजन। मतलब कि कोशिका विभाजन। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में कि कोशिका विभाजन किसने दिया था या सेल डिवीजन किसने दिया था? तो वो किसने दिया था? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे कि कौन सी सेल छोटी होती है, कौन सी सेल बड़ी होती है, या और भी सेल के बारे में बताएंगे। हमने बोला आप लोगों से कम 10 से 15 क्लासें सेल की होंगी। और अगर आपने बायोलॉजी में सेल पढ़ लिया तो ये मान लीजिए आप अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हो पेपर में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुतेरे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।